रेडी भाई? जी सर, गुड मॉर्निंग। अब उत्तराखंड का टॉपिक है नया, और टॉपिक है उत्तराखंड की सेंसस या जनगणना। तुम्हारी किस्मत अच्छी, जनगणना 10 साल से वही पढ़ते आ रहे। ठीक क्या? अभी नहीं आई ही नहीं, नहीं तो डाटा आने वाला बहुत जबरदस्त नया। ये तो कई साल से रट गए, वही बात बार बार पढ़ रहे। लेकिन संयोग से नई जनगणना पे काम चल रहा है 2021 वाली पे। कोरोना में नहीं हो पाई, उसके बाद नहीं हो पाई, अब चल रही है। और उम्मीद है शायद और 6 महीने में जाके डाटा आए। इतना एग्जाम हमारे हो चुके होंगे लगभग। ठीक, तो हम तो फिलहाल 2011 वाले जो ऑफिशियल है वही पढ़ेंगे, और वही पढ़ते आ रहे हैं। एग्जाम में भी क्वेश्चन उसके आने वाले। ये भी आपने देख लिया, एग्जाम ऐसा कोई नहीं होगा जिसमें 1-2 क्वेश्चन इससे ना हो, कन्फर्म है। कुछ टॉपिक तो आपका एग्जाम में पहचानने पड़ेंगे क्वेश्चन कहाँ से आने वाले हैं। अगर उत्तराखंड के आप 20 टॉपिक कहो कि हाँ सारे उत्तराखंड में 20 टॉपिक है, तो कुछ टॉपिक तो गारंटी है यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। अब वो आप में दम हो तो पकड़ के दिखा दो, और रिवीजन उसका एकमात्र साधन है। रिवीजन करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ओल्ड क्वेश्चंस ये तैयार रखो बस। ठीक, करंट अफेयर्स राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमने कर लिया, और उत्तराखंड का रेडी है, वो हम आपको तुरंत देने वाले आज ही। ठीक है, तो टॉपिक है उत्तराखंड की जनगणना। ठीक, अब ये काम करता कौन है देश में? भारत में जनगणना वाला काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अर्थात गृह मंत्रालय, भारत सरकार। इसका काम है देश में जनगणना कराना। जिसके अंडर में जनगणना होगी वो कौन है? जनगणना आयुक्त, जनगणना आयोग। तो ये करवाता है देश में जनगणना। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। इसका काम यही है। ठीक, 10 साल में जनगणना करवाना, आंकड़े प्रकाशित करना। ठीक, और जब से हम आजाद हुए और आज तक भारत के इतिहास में जो सबसे पहली जनगणना थी, कब की? 1871 की जनगणना। देश की सबसे पहली, संपूर्ण भारत की सबसे पहली जनगणना 1872 की, 1872। और करने वाले कौन थे ये? लॉर्ड मेयो। 1872 लॉर्ड मेयो। ठीक, जनगणना होनी चाहिए थी 10 साल बाद, लेकिन 10 साल वाला कंसेप्ट कोई था ही नहीं। ठीक, वो कब हुई अगले वाली? 1881 में। करने वाला कौन? लॉर्ड रिपन। भारत में स्वशासन किसने लागू किया था? इसी ने, लॉर्ड रिपन ने ही, जिसे पंचायत राज कहते हैं आज। ठीक, तो सारे भारत की सबसे पहली जनगणना 1872, लॉर्ड मेयो, 2 वर्ड बस। और 10 वर्षीय सबसे पहली बार 1881, और तब से निरंतर चल रही है हर 10 साल पे। ये पहला ब्रेक लगा, ये पहला ब्रेक लगा है कब? जो 2021 में नहीं हो पाई है ड्यू टू कोरोना। बीच में इतना खतरनाक पैंडेमिक आ गया, इतने बड़ी एक्सरसाइज करना और आदमियों को हर घर भेजना, तो कोरोना भी हर घर से कहाँ पहुंच जाएगा? दूसरे घर। तो इतनी बड़ी एक्टिविटी रोक दी। ठीक है, तो अब उम्मीद है जब ये होगी। फिलहाल तुम क्या पढ़ रहे हैं? 21 वाली नहीं, 2000, जब तक के आंकड़े हमारे पास है। तो स्टार्टिंग से आज तक भारत में कितनी? 15वीं जनगणना कब हुई? 2011 में। और आजाद होने के बाद, आफ्टर इंडिपेंडेंस, कौन सी? 7वीं। आजाद होने के बाद तो 7वीं, और कुल 15वीं जनगणना 2011। जनगणना कौन करता है? गृह मंत्रालय, भारत सरकार। ठीक,
जनगणना पहली बार 1872 लॉर्ड मेयो और 1881 लॉर्ड रिपन। ठीक, तब से निरंतर 10 वर्षीय चल रही है। कुल कितनी हो चुकी हैं? 15। और आजादी के बाद 7वीं। हम जिसके बारे में पढ़ रहे हैं वो है 2011 वाली जनगणना, 21 वाली अभी नहीं हुई। ठीक, तो जो भी आंकड़े और बातचीत है वो कब के हैं? तो पहले ये काम अंग्रेज कर रहे थे, बाद में हमने शुरू कर दिया। ठीक, तो हमने बनाया इसके लिए एक नियम प्रक्रिया। नियम प्रक्रिया नहीं होगी तो एक समस्या आ जाएगी। आप सब टीचर हो और हमें आपसे काम लेना है। तनख्वाह कहाँ से मिलनी है आपको? आपके विभाग से, और काम ले रहे हैं आपसे हम। जब विभाग काम लेगा तनख्वाह वो देगा, और जब आप विभाग काम नहीं करने के तनख्वाह क्यों देगा आपकी? फिर वो या तो मैंने काम लिया मैं पैसे दूंगा आपको। कमाल देखो जरा, अभी आपके हमारे एग्जाम होते हैं, अक्सर तुम देखते हो कितनी ही बार ऐसा कि टीचरों के लिए लिफाफे वहीं आते हैं क्लास में ही कि आज तुमने हमारा काम किया आयोग का, ये कोई एजुकेशन वालों का काम नहीं था, इसके पैसे कौन देगा तुम्हें एक्स्ट्रा काम के? तुम संडे में आए, आज तुम्हारी छुट्टी थी, तुमने एक्स्ट्रा काम किया, ये पकड़ो 500 चाय समोसे तुम ले गए। ठीक क्या? तो एक्स्ट्रा काम तुम किसी और करोगे तो पैसे वो देगा। तो इसीलिए बनाया एक नियम, और वो नियम कब का है? जनगणना कार्य अधिनियम 1948। क्या काम है इसका? इसका काम है जब इस काम में हम इतने बड़े स्तर पे आदमी को लगाएंगे तो वेतन तो मिलेगा मूल विभाग से ही, ठीक क्या, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति हम कर देंगे। हमने काम लिया तुमसे और ये काम एक दिन का नहीं है, हो सकता है 2 महीने चले, 3 महीने चले। आप सारे गांव की, कस्बों की, शहर की पॉपुलेशन को एकदम कैसे काउंट कर देंगे? आज 50 घर किए, कल 20, कल 30 ऐसे करेंगे काम। तो ये काम इस प्रकार से नियम के तहत होता है, ठीक है, जिसमें किए गए हैं चेंज। क्योंकि 2 ही 3 ड्यूटी ऐसी हैं जो हम किससे लेते हैं? टीचर से। या तो चुनाव ड्यूटी, ठीक है, या कोई एग्जाम ड्यूटी, या फिर या मेन काम 10 साल में एक बार होने वाला। ठीक, इसके लिए क्या बनाया गया है? बाकायदा एक नियम कि किस आदेश के तहत आप हमसे काम लोगे। तो वो कब का है? तो बस ये 4 बात लिखो, आगे बढ़ते हैं। संपूर्ण भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो। संपूर्ण भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो। बहुत कम शब्द बस। संपूर्ण भारत की पहली जनगणना 1872 लॉर्ड मेयो। इसके पश्चात 1881 लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन। जनगणना गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है। ये बात लिख क्यों रहे हैं? एग्जाम कल को नहीं होना, एग्जाम होना कई महीने बाद। तो आए तो आपको सब याद है, शायद हफ्ते भर याद रहे, लेकिन ये लिखा हुआ उस समय रिवाइज करोगे तो काम हो जाएगा बस। गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा होता है, और इसके लिए जनगणना कार्य अधिनियम, जनगणना कार्य अधिनियम, इसके लिए जनगणना कार्य अधिनियम, जनगणना कार्य अधिनियम 1948, 1948 संशोधन 1990 व 1993 बनाया गया है। संशोधन 1990 व 1993 बनाया गया है। किसी भारतीय शहर की पहली जनगणना 1830 में ढाका में हुई थी। शहर की बात चल रही है ये। किसी भारतीय शहर की पहली जनगणना 1830 में ढाका में हुई थी। डेट चेक कर लियो, वहां क्या लिखा हुआ? सबसे पहली बार 1872, ये उससे पहली बात है। ठीक क्या? ढाका की हुई थी, जो कहाँ चली गई? बांग्लादेश। ठीक, सब पहले हमारे हिस्से थे। इसी क्रम में
2011 की जनगणना देश की 15वीं, इसी क्रम में 2011 की जनगणना देश की 15वीं और आजादी के बाद 7वीं जनगणना है। देश की 15वीं और आजादी के बाद 7वीं जनगणना है। जिसमें पहली बार एनपीआर बनाया गया है। एक बड़ा काम है बहुत, ये पहली बार एनपीआर बनाया गया है। आप और मैं रहने वाले तो बांग्लादेश के, आ लिए हम भारत में, आते बनवा लिया हमने अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड के आधार पे बन चुका है हमारा पासपोर्ट भी। अब टेंशन फ्री, राशन भी लेंगे और भारत के नागरिक भी बन गए हैं। ठीक, क्या क्या पंगा है ये करना क्यों पड़ा? तुम्हें थोड़ी सी बात की जानकारी होगी कि भारत का एक बड़ा हिस्सा किससे लगता है? भारत अपनी सबसे लंबी सीमा करता है साझा, किसके साथ? 4096 किलोमीटर की, बांग्लादेश के साथ, लॉन्गेस्ट बॉर्डर। ठीक, बांग्लादेश में पाकिस्तान ने 25 मार्च 1971, ये वो तारीख थी ऐतिहासिक, जिस दिन पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन सर्चलाइट। ऑपरेशन सर्चलाइट। ऐसे बागियों को ढूंढो जो पाकिस्तान के विरुद्ध हों और उन्हें मार दो। और केवल लो 7 दिन का खाना पीना अनाज तुम्हें दे के जा रहे हैं, बाकी तुम्हें उन्हें लूटना है, उन्हें गांव लूटने हैं, उन्हीं का अनाज लूटना है, उन्हें पीटना है। इसी दिन से भारत में पाकिस्तान का अभियान तेज हुआ और भारत में शरणार्थियों की बाढ़ आना शुरू हुई। बाढ़ भी खतरनाक। कितने? अगले कुछ महीने में ही 3 करोड़ आदमी भारत में। कितने? 3 करोड़। आज 2024 में जो सारा उत्तराखंड है वो केवल 1 करोड़ का है। ठीक, 3 करोड़ आदमी कहाँ चुके हैं? सारे नॉर्थ ईस्ट में, पश्चिम बंगाल में, हर जगह। तो ये आपके पास अगर बाहर से कदर आदमी आ जाएगा तो आप हो जाएंगे असहज और समस्या समस्या। तो पूरे नॉर्थ ईस्ट के झगड़े की जड़ है ये ऑपरेशन। ठीक, और तब से लेके यहाँ पे ये पता नहीं लग पा रहा है, तुम्हारी हमारी शक्ल एक जैसी, तुम्हारी हमारी भाषा एक जैसी, तुम भी बांग्ला बोलते हो, हम भी बांग्ला बोलते हैं, बहुत सौ का धर्म भी समान, तो अब अंतर करना मुश्किल हो गया है, कैसे अंतर करें? हमने कहा ठीक है, 2011 की जनगणना में हम लेके आएंगे एनपीआर। तुम्हारे आधार कार्ड से कोई मतलब नहीं अब में, तुमने क्या बनवा लिया फर्जी, किसे पैसे देके। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसका नाम इसमें दर्ज होगा वो भारत का नागरिक होगा। और दर्ज करने के लिए हम क्या दे रहे हैं? दस्तावेजों की लिस्ट। और हम इन सब से सिर्फ यही मांग रहे हैं, इस तारीख से पहले, क्या तारीख बोली हमने? इस तारीख से पहले भारत में रहना है, कोई प्रूफ दे दो आप, कोई एक प्रूफ। ये रही प्रूफ की लिस्ट। जमीन के डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हो, कोई यहाँ खरीद बिक्री का डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हो, कोई तुम्हारे पास यहाँ के कार्ड हो, कोई बिल हो, कोई जमीन खरीदी हो, एटसेट्रा, कुछ भी। और ये कब की बात मांग रहे हैं? 1 पीढ़ी पहली, बस 1 पीढ़ी पहली बात। यानी तुम तो आ गए, इसका मतलब तुम प्रवासी हो, यहाँ से, यहाँ के नहीं हो। तुम्हारा पूर्वज कोई यहाँ रहता हो तो उसका कुछ ना कुछ तो यहाँ होगा, तुम उसका कोई दस्तावेज लेके आ जाओ। हमारे पास रिकॉर्ड रखे 1947 से, क्या बात हो गई? आधार कार्ड तो बना बहुत बाद में आके, तो इनके पास रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहे, रिकॉर्ड मिलने के ही नहीं। बहुत बड़ा आंदोलन चला। ठीक, क्या? तो इस रजिस्टर में नाम उसी का होगा जिसके पास ये दस्तावेज होंगे इन क्षेत्रों में। बाकी क्षेत्रों में तो आदमी क्या हैं? वहां के मूल निवासी, उनके नाम तो यहाँ ऑलरेडी तुरंत आ चुके हैं जनगणना में आते ही। तो अब इसमें पहली बार क्या किया गया लॉन्च है? एनपीआर। ये क्या चीज है और वो करना पड़ रहा है। ठीक, डेमोग्राफी बदल गई है पूरे नॉर्थ ईस्ट की और समस्या चल रही है भयंकर वाली। ठीक, अब जनगणना, इतनी बात समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? जनगणना का उद्देश्य क्या, कर क्यों रहे हैं? जनगणना का उद्देश्य ये है, एक तो ये पता लगे हमारे पास कितने व्यक्ति हैं, हमारे पास कितने रिसोर्स हैं, हम कैसी नीति बनाएं
कैसी नीति बनाए, उसके लिए क्या जरूरी है, आंकड़े, कि पर्वतीय क्षेत्र में 1 करोड़ लोग हैं, इनके हिसाब से नीति बनाए। यूपी के अंदर पता लगा 28 करोड़ हैं, तो इनके हिसाब से लेके आओ रिसोर्स, कार्यक्रम लॉन्च करो, कुछ करो, इसे ध्यान में रखो। तो नीति निर्माण में इसका बहुत बड़ा योगदान है, किसका, जनगणना का। ठीक, आपके अधिकार शक्तियां, इससे बहुत कुछ मिल रहा है पूरे भारत को। लेकिन इसका एक और भी उद्देश्य है, संसाधनों पे कितना दबाव है, जब तुम काउंट करोगे तब पता लगेगा। ठीक, तो जनगणना का सबसे बड़ा उद्देश्य यह है कि जनगणना बढ़ती हुई रुक जाए, इसके आंकड़े पता लगे, इसमें युवा कितने हैं, बुजुर्ग कितने हैं, बच्चे कितने हैं, एटसेट्रा। तो आज तुम्हें इस बात का पता है कि हम वर्ल्ड में क्या हो चुके हैं, नंबर 1। हमने चीन में क्या छोड़ दिया पीछे, क्यों, ये तुम्हें पता ही है। हम तो पढ़ी किस लिए रहे, कि हमारी शादी हो जाए एक बार बस। तो जिस देश के बच्चे इसलिए पढ़ेंगे कि ये भगवान शादी करवा दे हमारी, तो वहां से बच्चे पैदा होने। ठीक, तो अब वर्ल्ड जनसंख्या में हम भयंकर रफ्तार से बढ़ रहे हैं, और ये वो देश है जिसने वर्ल्ड में सबसे पहली बार, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में ऐसा कोई देश नहीं था जिसने सबसे पहली बार परिवार नियोजन कार्यक्रम लॉन्च किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ से भी पहले फैमिली प्लानिंग इंदिरा गांधी के काल में करने वाले का नाम था संजय गांधी। ठीक है, और नारा दिया था ये विभाग बना के, क्या, हम दो हमारे दो। ठीक, वो देश में चला था एक बहुत विशाल स्केल पे एक कार्यक्रम। अगर तुम्हें कोई बड़ा आदमी मिल जाए, ठीक है, तो इस कार्यक्रम की जो सत्यता है वो बता देगा तुम्हें। गांव में डॉक्टर आ जाए तो पुरुष कहाँ भाग लिए, जंगलों में। ठीक है, यानी खतरनाक वाला विरोध शुरू, कांग्रेस का भी और नसबंदी वाले डॉक्टरों का भी। डालडा घी का डिब्बा एटसेट्रा सरकार दे रही थी, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं था। तो ये प्रोग्राम चला तो बड़े अच्छे उद्देश्य के लिए था। इसका उद्देश्य ये था जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करनी है, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, जनसंख्या बढ़ती हुई रुक जाए। किसी भी देश की जनसंख्या उस समय रुक जाती है अगर उस देश का TFR, क्या है TFR, कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट। अगर किसी देश की कोई पति पत्नी है, उनकी संतान अगर 2 भी हो गई, तो तुम देखना 2 तो मरेंगे, उनके स्थान पे 2 आदमी आ चुके हैं, जनसंख्या हो चुकी है स्थिर। ठीक, इससे एक्स्ट्रा कुछ भी होगा तो जनसंख्या बढ़नी ही है। तो इसका मापक ये है 2.1। 2.1 अगर किसी देश की कुल प्रजनन दर 2.1 हो जाती है, अर्थात 2 बच्चों से अधिक ना हो, तो वहां जनसंख्या रुक जाती है और किसी को घटानी हो अपनी। तो ये विस्फोट हमसे पहले कहां हो रहा था, चीन में। चीन ने देखते हमें तुरंत कार्यक्रम शुरू कर दिया 1980 में। हम ये काम कर रहे थे कब, 73 में, और वहां काम कब हो गया, 80 में। लेकिन वहां सख्ती से लागू हुआ, भयंकर खतरनाक रूप से। उन्होंने क्या कहा, 1 बच्चे की नीति बस, दूसरा भी नहीं, जनसंख्या के दम धड़ाम। और अगर किसी देश में लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो आने वाले 30 वर्ष में, कितने वर्ष बाद, 30 वर्ष बाद उस देश की जनसंख्या क्या हो जाएगी, स्थिर, बढ़ने रुक जाएगी बिल्कुल। तो इसे करने के लिए, जनसंख्या करने का इसका मतलब यह है, एक स्वस्थ माता द्वारा अपने जीवन काल में उत्पन्न बच्चों की संख्या, उसे कहते हैं कुल प्रजनन दर। कुल प्रजनन दर, एक स्वस्थ माता द्वारा अपने जीवन काल में उत्पन्न बच्चों की संख्या अगर वो 2 के आसपास रहती है, तो हमने इसके लिए क्या बनाई, एक नीति कि हमें भी ये प्राप्त करना है। ठीक है, हमारा पहला प्रयोग था कब, 1973 के आसपास। तुरंत हम क्या लेके आए, भारत की हिस्ट्री की पहली जनसंख्या नीति। ठीक, लिखो जरा बस, भारत की प्रथम जनसंख्या नीति, भारत की प्रथम
जनसंख्या नीति 1976 भारत की प्रथम जनसंख्या नीति 1976 में बनाई गई। जिसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना था, पॉपुलेशन स्टेबिलिटी, जिसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना था, जिसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरता को प्राप्त करना था। ठीक, लेकिन ये तो प्रोग्राम एक फेल हो गया हमारा, लोगों ने खतरनाक विरोध कर दिया। प्रोग्राम सफल कब होते हैं? जब लोग सहयोग करें। सरकार कह रही है भाई सफाई रखना, अगर आप और हम सफाई रखेंगे तो प्रोग्राम सफल है, नहीं सरकार कितनी सफाई करवा दे हम पक्के हम वही काम को छोड़ेंगे करके दोबारा, जैसा था वो। ठीक, तो ये प्रोग्राम तो फेल हुआ। फेल क्यों हुआ? इस देश में और दुनिया भर के देशों में सबसे बड़ा खेल क्या है? वोट बैंक पॉलिटिक्स। कांग्रेस का कोर वोटर उससे नाराज, मुस्लिम वोटर। ठीक, क्या कि अल्लाह को देने को कोई रोक दे? ऐसा हो सकता है? हम तो बच्चे पैदा करेंगे। और ये कोई मुस्लिम नहीं, दुनिया में जहां भी गरीब जनसंख्या होगी उसके अंदर मृत्यु दर क्या होगी? ज्यादा। मोर्टेलिटी रेट क्या होगी उसके अंदर? ज्यादा। वो दुनिया में अफ्रीका में हो, भारत में किसी भी धर्म में हो, वो हिंदू मुस्लिम कोई भी हो, बदनाम हो रखे मुस्लिम तो वैसे ही। ठीक, क्या यानी मोर्टेलिटी रेट क्या होती है? ज्यादा। सफाई नहीं है, बच्चे बीमारी से मर गए, पानी के रोग से मर गए, ठीक, क्या एनीमिया से मर गए, समस्याओं से। तो जिसकी मृत्यु दर ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट क्या है? हाई है, तो वहां एक ही बच्चा पैदा करे, क्या गारंटी दी जाएगा? हमें करने पड़ेंगे 8-10, 2-4 तो जी ही जाएंगे। ठीक, क्या तो ये मजबूरी है। जैसे जैसे लोग संपन्न होंगे उन्हें पता है एक को जिवा देंगे, हमारे पास रिसोर्स है, पैसा है, सब कुछ है, तो एक भी सुरक्षित है बिल्कुल। ठीक, क्या एक के बाद भी वो डर नहीं रहे किसे कुछ हो जाएगा, किस कारण से? चिकित्सा, पैसा, सुविधाएं, सफाई एटसेट्रा। तो जैसे जैसे संपन्नता और सफाई या संपन्नता बढ़ेगी, ये क्या हो जाएगी? कम। और ये कम होगी तो जो जन्म दर है वो क्या हो जाएगी? स्थिर। जिन क्षेत्रों में ये मोर्टेलिटी रेट हाई है वहां जन्म दर भी हाई है, वहां जन्म दर भी क्या मिलेगी? ज्यादा। ठीक, क्या और जैसे ही समाज एक लेवल से ऊपर आएगा तो जन्म दर भी कम और ये भी कम। आपकी आयु बढ़ेगी, बच्चों की आयु बढ़ेगी, चिंता वाली बात है नहीं, क्योंकि सुविधाओं तक आपकी पहुंच हो चुकी है। ठीक, सरकार कह रही तुम घबराओ ना, 5 लाख तो हम दे देंगे आपकी चिकित्सा के एटसेट्रा के अन्य के। क्लियर? तो ये हमारा प्रोग्राम स्टार्टिंग में चला, हमने नीति बनाई 1976 में, भारत के इतिहास में पहली बार जनसंख्या नीति बनी। ठीक, लेकिन प्रोग्राम क्या रहा? फेल, चल ही नहीं पाया। ठीक, इसके बाद सन 2000 में जब जनसंख्या विस्फोट भयंकर ही हो गया कि अब तो रोको। क्यों? चीन ने रोक के दिखा दी 20 साल के अंदर अंदर। चीन ने काम कर दिया 1980 से 2000 आते आते, तो हमने इस नीति में फिर चेंज किया और जनसंख्या नीति कब बनाई? सन 2000 में। इसके बाद जनसंख्या नीति 2000, जनसंख्या नीति 2000 में संशोधित की गई, अमेंडेड, संशोधित की गई। जिसका उद्देश्य, अगर ये काम 2000 में नहीं होता 2010 तक कर लो। ठीक, जिसका उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करना था। जिसका उद्देश्य 2045 तक जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करना था।
जनसंख्या बढ़ती हुई रोक दें, कब तक? 2045 तक। अभी 45 तो नहीं आया, लेकिन ये काम क्या बताया, अगर 30 वर्ष पहले आप यहां पहुंच जाओगे तो 30 वर्ष बाद ऐसा होगा कि आपके माता पिता उस एज में होंगे कि अब उनकी संतान क्षमता समाप्त हो चुकी है और आगे संतान वृद्धि रुक चुकी है। अगर आपने क्या प्राप्त कर ली है, 2.1 की रेट, ठीक, तो अगर ये प्राप्त करोगे तब 30 वर्ष बाद वैसा होगा। तो हमने संयोग से यहां भी प्राप्त नहीं कर पाए, ठीक क्या, पहली बार भी और दूसरी बार भी, तो हमें तो लक्ष्य रिवाइज करने पड़ रहे हैं। अब हमने क्या कहा कि चलो यहां तक संभव नहीं, यहां तक कर लियो 2070 तक, तब तक तो जनसंख्या खत्म ही ना हो जाए, अब शादी होनी बंद होगी, ठीक क्या। ग्रामीण क्षेत्रों में तो शादी क्या हो चुकी है, महाभारत, पता नहीं किसकी होगी नहीं होगी, जमीन 50 बीघे है, फर्स्ट क्लास घर खड़े, गाड़ी खड़ी, लेकिन कोई जाना चाहता ही नहीं वहां। लड़कियों ने बाइकआउट कर दिया कि हम गांव में जाने के ही नहीं, ठीक क्या, वहां गोलगप्पे नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, घूमने को नहीं मिलता, क्लियर। तो अब लक्ष्य क्या है, 2070। संयोग से हमने ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। कारण क्या है वो तुम जान चुके होगे। 2010 से लेके 20 के बीच में भारत ने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। 2020-21 के अंदर हमारा जो फर्टिलिटी रेट है वो कहां पहुंच चुका है, 2.1। इसके बहुत सारे कारण हैं, आप जानते हो। शिक्षा का लगातार बढ़ रहा स्तर, एजुकेशन लेवल क्या बढ़ रहा है, विवाह की आयु जो 18 के बाद काम ही सिर्फ एक था, और वो काम तो मेन तो खत्म हो चुका, पढ़ाई लिखाई संघर्ष टेंशन ये शुरू हो गई, ठीक है। फर्टिलिटी रेट का कम हो जाना, क्या ले रहे लोग, कुछ वर्ष पहले चाउमीन मोमो किसी ने देखे ही नहीं थे, अब लोग क्या ले रहे, चाउमीन और मोमो। तो फर्टिलिटी रेट क्या हो चुका है, खत्म। ऐसे बहुत सारे सामान। तो खान पीन की प्रणाली का अंतर, खान पीन की प्रणाली, लाइफ स्टाइल, ऐसी बहुत सारी समस्याओं ने जो जन्म दर है वो कम कर दी है, ठीक है। भारत में लिंगानुपात संकट, यानी जिस एज में खुलेआम हो रहे थे लिंग जांच और गर्भपात, उसका प्रभाव अब आ रहा है, और जब ये बंद हो गए तो इसका प्रभाव शायद 20 साल बाद आए, ठीक है। इतना कुछ की शादी तो होने की नहीं, खत्म उनका तो केस, ठीक है, आने वालों की होगी, क्लियर। तो इसमें संशोधन करके जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य, इसमें संशोधन करके जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य 2070 कर दिया गया है। स्थिरता का लक्ष्य 2070 कर दिया गया है, 2070 कर दिया गया है। और भारत ने कुल प्रजनन दर का लक्ष्य 2.1, और भारत ने कुल प्रजनन दर का लक्ष्य TFR 2.1 2022 तक प्राप्त कर लिया है, 2022 तक प्राप्त कर लिया है। और वो बात आप समझ गए कि फिर कितना जोड़ दो उसके अंदर, यहां भी किया हो तो 30 जोड़ने के बाद रुक जाएगी, यानी 52। तभी क्या रखा हुआ कि अब गारंटी है जनसंख्या घटने शुरू होगी हमारी 2070 तक बड़े आराम से, ठीक क्या। आज भले हम वर्ल्ड में नंबर 1 हो, लेकिन सन 2100 में वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं रहने के। आज 2024 चल रहा है, अगले 70 साल बाद वर्ल्ड में नंबर 1 कौन होगा, ये कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ, नाइजीरिया। भयंकर जनसंख्या वृद्धि है, रोकने वाला कोई है ही नहीं, ठीक क्या, ना कोई लक्ष्य ना कोई बातचीत, ठीक क्या, 50-50 बच्चे। इतना खतरनाक जनसंख्या विस्फोट पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है।
चीन भी रुक चुका है, यूरोप अमेरिका पहले ही रुके पड़े हैं। दिक्कत कहाँ है? अफ्रीका में, ना कानून ना राज ना कोई लक्ष्य और जनसंख्या खतरनाक। ठीक, आगे। जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जनसंख्या स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, पहले बात कर रहे हैं किसके ऊपर? जनगणना के। किताब वाली गलती नहीं कर रहे, किताब खोल कर देखना, उसने क्या लिख दी? उत्तराखंड की जनगणना, कुछ भी इसके बारे में नहीं बताया। जनगणना स्थिरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 11 मई सन 2000 को, नेशनल पॉपुलेशन कमीशन 11 मई सन 2000 को, 11 मई सन 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाया गया है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 11 मई सन 2000 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बनाया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? पीएम। ठीक, जनसंख्या आयोग ये क्या करेगा? ये करेगा अलग अलग प्रकार की सिफारिशें कि जनसंख्या कम करने के लिए आप क्या क्या प्रयास करो, जागरूक कैसे करो, परिवर्तन कैसे करवाओ, समाज में कैसे चेंज आ जाए, ये बातचीत है। ठीक, आगे। और इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष, इसके लिए राष्ट्रीय जनसंख्या स्थिरता कोष, नेशनल पॉपुलेशन स्टेबिलिटी फंड, फरवरी 2003 में बनाया गया। अब इस काम पे खर्चा होगा, टीवी पे ऐड चलाएंगे, ठीक क्या, अलग अलग प्रोग्राम चलाएंगे, यानी ये बहुत सारे सामान क्या होने वाले, चलने वाले। तो सरकारी अस्पतालों के अंदर अलग अलग सामग्री बंटवाना, ऐड करना, जनता तक वो सामान पहुंचाना, जैसे जनसंख्या कम हो जाए तो उसके लिए पैसा लगने वाला है। पैसा कहाँ से आएगा? इस कोष से आएगा। सरकार इस कोष के माध्यम से ऐसे प्रिंट मीडिया में, टीवी में, एटसेट्रा में सामग्री को बंटवाएगी, जनसंख्या हो जाए इससे कंट्रोल। इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं, इसके अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री हैं। ठीक, वर्तमान में 2011, वर्तमान में 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य, कौन सी की बात चल रही है? 15वीं जनगणना का आदर्श वाक्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है। 15वीं जनगणना का जो आदर्श वाक्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, हमारी जनगणना हमारा भविष्य है, थीम या आदर्श वाक्य। अब यहीं पे जरा एक बात लिख दो, ताकि जनगणना और भारत की जो हमने अब तक बातचीत की पॉलिसी से लेकर नीतियों की, वो पूरी हो गई कि अब दुनिया में टॉप पे कौन है जनगणना में? हम। ठीक, तो एक कोड लिखो, क्योंकि एग्जाम में याद करने के लिए बहुत सारी बातें हैं,
कुछ को दिमाग में बैठाना पड़ेगा। क्या लिख दिया मैंने? ये ICU लिखो जरा। ICU ये है दुनिया के टॉप 3 देश जनगणना में, इंडिया, चाइना, USA। इसके बाद नंबर आता है किसका? इंडोनेशिया का। ठीक, लिखो जरा बस, ICU इंडोनेशिया। फिर कौन आ गया? पाकिस्तान। ठीक, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, और रूस, इथोपिया। रूस, इथोपिया। 142 करोड़ से ऊपर चले गए हैं, 142.9 पे हमें, और ये है 142.4 पे। यहाँ है 33 करोड़, और ये कहाँ पहुंच चुका है? 28 करोड़ से ऊपर। ठीक, नाइजीरिया, ब्राजील, बांग्लादेश, रूस, इथोपिया, ये हैं दुनिया के 2, 4, 6, 8, 9, 10 कंट्री। टॉप 10 कौन है दुनिया में? ठीक, तो कभी क्रम आ जाए इनमें से कौन है, इन्हें अक्सर लोग जानते हैं। इसके बाद अगले 2 बहुत खास हैं, और उसके बाद भी आपको याद हो कि क्रम क्या है। ठीक, तो दुनिया के टॉप कंट्रीज कौन है जनसंख्या में फिलहाल? क्लियर? अब उत्तराखंड के बारे में लिखो जरा। वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त, सेंसस कमिश्नर, वर्तमान में भारत के जनगणना आयुक्त, जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण। मृत्युंजय नारायण हैं। कब तक? 2024 से 26 तक। जब तक आंकड़े आएंगे ये रहेंगे, ध्यान रखना जरा। मृत्युंजय कुमार नारायण IAS हैं, एक सेक्रेटरी हैं इस काम के ही। ठीक, अब उत्तराखंड की बात करें। उत्तराखंड तो एक पर्वतीय भाग है। ठीक, और यहां सबसे पहली बार जनगणना कब हुई थी? उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में पहली बार जनगणना, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में पहली बार जनगणना 1901 में हुई थी। 1901 में हुई थी। और 1911 से 21, जरा तुम 1 मिनट लिखना मत, 2001 से 2011, 10 साल हो गए। इसे हम क्या बोल रहे हैं? 2011 की जनगणना। कब की बात है इसमें? 1 से 11 की। जब ये 2011 से 21 होगी तो कौन से वाली बोलेंगे इसे? 21 की जनगणना, जो अभी हुई नहीं है। ये कब की बात चल रही है?
जनगणना किसकी है? 11 से 21 में किसकी जनगणना हो गई? 1921 की। तो 1901 से तो प्रारंभ हुई है, और जब अगली बार हुई जनगणना खतरनाक रूप से कम। यानी 1921 में जब काउंटिंग हुई 20 साल बाद, तो जनगणना क्या हो गई? एकदम से कम। इसे कहते हैं उत्तराखंड के इतिहास में जनगणना का एकदम से गिरावट का काल। ठीक, क्या बोलते हैं इसे? उत्तराखंड के इतिहास में जनगणना का महान विभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर, महान विभाजक, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर। क्यों जनगणना एकदम से कम क्यों हुई? देखो 1921 में उत्तराखंड की जनगणना की 10वीं वृद्धि दर, डेकेड ग्रोथ रेट, 10वीं वृद्धि दर ऋणात्मक हो गई। डेकेड ग्रोथ रेट ऋणात्मक हो गई। मतलब क्या? इस 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या हो गई? निगेटिव। इसका मतलब 10 साल में जनसंख्या बढ़ी नहीं, उल्टा घट गई। तो कोई बड़ी बात हुई होगी। क्या कारण था? जिसका मुख्य कारण प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध और महामारी व अकाल थे। जैसी महामारी 2021 में आई, ऐसी कब आई थी? 100 साल पहले बोनिक प्लेग स्पेन का पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी महामारी थी। 100 साल में ही रिपीट हो रही इतनी खतरनाक बीमारियां। प्रथम विश्व युद्ध, महामारी व अकाल था। क्योंकि तुम्हें पता है उत्तराखंड के अंदर प्रारंभ से कौन है? 2 रेजिमेंट, एक गढ़वाल और एक कुमाऊं, जो क्या रहे उत्तराखंड की भर्तियों का मुख्य केंद्र। प्रारंभ से ही सेना और टीचर, ये 2 जो भी उत्तराखंड की जॉब थी। जैसी सेना और टीचर कमजोर पड़े तो एक थर्ड जॉब उत्तराखंड के अंदर पनपी है, क्या? होटल मैनेजमेंट। यहाँ के युवाओं की जो थर्ड पसंद है वो क्या है? खाना बनाना सीखना और तुरंत कहीं जाके जो मिलना एकदम से ठीक ठाक सम्मानजनक। ठीक, तो इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार में भारत की सेना को कहां खड़ा कर दिया ब्रिटेन ने? जाके कहां खड़ा कर दिया? जर्मनी के विरुद्ध। जर्मनी के विरुद्ध। फर्स्ट वर्ल्ड वार कब शुरू हुई थी? 1914 से 18, 14 से 18। ठीक, जनवरी 1919 में क्या हुआ था? एक सम्मेलन पेरिस के अंदर, और संधि हुई थी 8-7। उसमें से एक बड़ी खतरनाक थी, क्या? वर्साई की संधि। वर्साई की संधि जिसने सेकंड वर्ल्ड वार को जन्म दिया। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रही थी और 2 राष्ट्र, 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। एक गुट तो कौन था? पढ़ना कभी वर्ल्ड हिस्ट्री अच्छे ध्यान से। एक और तो जर्मनी था, और इसके अगेंस्ट में कौन आ गए थे? ये तो धुरी राष्ट्र थे। ठीक, क्या? एक्सिस पावर। और इनके विरुद्ध थे मित्र राष्ट्र। ठीक, क्या? कौन? ये फ्रांस हो, ये इंग्लैंड हो, ये यूएसए हो, ठीक, क्या? एटसेट्रा। बहुत लंबी लिस्ट थी, और वार भयंकर चली, करोड़ों आदमी मरे, और हम बिना मतलब मरे। झगड़ा लड़ाई किसी और की, मर रहे हैं हम बड़ी संख्या में। ठीक, क्या? यूरोप में जाके, और इतने खतरनाक बहादुर कि यूरोप वाले भी डर के देख के। और क्या मिले हमें? 2 विक्टोरिया क्रॉस, सबसे बड़े सम्मान। और जॉर्ज पंचम तो हमारे सैनिक को देखने कहाँ आए? युद्ध के मैदान में ही। पूरी ब्रिटिश फौज की हिम्मत पड़ नहीं पड़ रही है, और हमारा अकेला सैनिक कहा जा चुका है बर्फ में कीचड़ में धंसते हुए। और किसी हरा जाके जर्मन फौज को न केवल हराया, सरेंडर करवा दिया पूरी पूरी बटालियन का, सैकड़ों आदमियों का, 350 अधिकारी कर्मचारियों का।
तो खुद जॉर्ज पंचम कहाँ जाते हैं? युद्ध मैदान में, और क्या देते हैं उसे? विक्टोरिया क्रॉस। कौन था वो आदमी? 2 आदमी थे, एक को मिला मरणोपरांत, एक को मिला जीवित। एक दरबार सिंह नेगी और एक गबर सिंह नेगी। दरबार सिंह नेगी पहला विक्टोरिया क्रॉस विजेता, ठीक। और दूसरा कौन? गबर सिंह नेगी, चंबा टिहरी का रहने वाला, ठीक। क्या लड़ते लड़ते मर गया। एकदम से किसे आदेश हुए? वायसराय को, इनका पुतला बनाया जाए। जैसे आज आपके देश में वार हो गई हो और अब देश के लड़ने वाले आदमी नहीं मिल रहे हो, देश में पहले आदमी कम हो, तो ऐसे हीरो की बड़ी बड़ी फोटो एटसेट्रा लगाए जाए लंदनों में। तो वो आलम था कि ऐसे आदमी को हीरो की तरह पेश करें, ठीक, कि बहुत बड़े मात्रा में आप भी ऐसे बनो, देश के लिए लड़ो और मरो। क्लियर? तो उन्हें प्रेरित करना, जैसे यूक्रेन में चल रहा है, लड़ने वाले नहीं मिल रहे, तुम्हें बुला है कि तुम आ जाओ एक बार यूक्रेन घूमने। हम क्या बताएं, हम चक्कर नहीं पड़ते इसमें। तुम्हारा झगड़ा तुम देखो। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में हमारे सैनिक थे और हमारी 2 क्या लड़ रही थी? रेजिमेंट। इसमें बड़ी मात्रा में कहाँ के आदमी थे? गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट के, ठीक। क्या तो वो शहीद हुए, और महामारी और अकाल, इस चक्कर में क्या हो गई? जनसंख्या कम। 10 साल में जनसंख्या बढ़ने के बजाय उल्टा घट गई। तो 1914 से 18 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार चली और जनसंख्या बढ़ने के बजाय उल्टा घट गई। महान विभाजक। इसके बाद जनसंख्या फिर बढ़ना शुरू हुई, फिर रुकी नहीं। 1981 से 91 लिखो, 1981 से 91 में उत्तराखंड की दशकीय वृद्धि दर सर्वाधिक थी, मैक्सिमम। दशकीय वृद्धि दर, डिकेड ग्रोथ रेट, सर्वाधिक थी। तो सबसे कम कब रही और सबसे अधिक कब रही? दशकीय वृद्धि दर। क्लियर? अब फिर अगली बातचीत। अब लिखो एक कोड, कूद घली कूद घली शान। क्या मतलब है इस बात का? कुल जनसंख्या, दशकीय वृद्धि दर, डिकेड ग्रोथ रेट, ठीक। क्योंकि हम कब की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड की जनगणना 2011, ये उसकी कहानी है बस पूरी। जनगणना 2011, कुल जनसंख्या, दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या घनत्व, ये तो आप जान गए 2001 से 2011। किस रूप में आएगा डाटा? कितने % की वृद्धि हुई? 1 से 11। जनसंख्या घनत्व, 1 स्क्वायर किलोमीटर में व्यक्तियों की संख्या, ठीक। 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने आदमी रहते हैं? लिंगानुपात, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, सेक्स रेशियो, लिंगानुपात, ठीक। और साक्षरता, किसे कहते हैं साक्षर? कैसा एजुकेशन? क्या होता है? कैसे होते हैं शिक्षित? ये परिभाषा है क्या? 6 वर्ष से बड़ा व्यक्ति, 6 वर्ष से बड़ा, न्यूनतम 7 वर्ष से बड़ा कोई व्यक्ति 6 से बड़ा हो, अपना नाम लिख के पढ़ दे कि चिंटू मतलब चिंटू, तो इसका मतलब वो कौन है? पढ़ा लिखा। लेकिन अगर आप स्वीडन में और डेनमार्क में हो तो ये कुछ नहीं, तो अनपढ़ है उनके लिए, ठीक। क्या आप मेडिकल कंटेंट पढ़ दें, मेडिकल कंटेंट की आपको नॉलेज हो तो आप शिक्षित हैं। तो इतना हाई क्या है स्टैंडर्ड
एजुकेशन के। ऐसे मानक यहाँ नहीं है। ऐसे मानक ढूंढेंगे तो 80% कहाँ मिलेंगे। ऐसे भी हमारे पास कौन है जो अपना नाम लिख के पढ़ते हैं। पूरी दुनिया में जितने भी अनपढ़ हैं, पूरे वर्ल्ड के अनपढ़, उन अनपढ़ों का 1/3 कहाँ रहता है। दुनिया में अनपढ़ों की राजधानी कहाँ है, भारत। ठीक क्या, इनके हाथ में क्या आ गई, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अब ये बिल्कुल पागल तरह लग गए हैं। ठीक, क्लियर। यानी 7 वर्ष से बड़ा कोई व्यक्ति जो अपना नाम लिखकर पढ़ते वो साक्षर है। तो क्या है, साक्षरता। ये जनसंख्या के अंदर ही मापक बने कि हम साक्षर किसे माने। साक्षरता। अब नगरीकरण, कितने % लोग नगरों में निवास करते हैं, कितने % लोग नगरों में निवास करते हैं। ठीक, इसी पे लिखो जरा एक फोन नंबर, क्या है, 2017, उल्टा कर दो, 17-20। एग्जाम आपकी याददाश्त को चेक कर रहा है, आपसे बाहर तो आने का ही नहीं गारंटी, उसका जो मन करता हो देख ले। ठीक क्या, 0 से लेके 20 तक आप में दम हो अपनी बात को याद करने का, उस पर दिमाग लगाने का कि यार ये बात याद कैसे रहेगी। अब तो जो उस पर दिमाग लगाएगा वो याद कर देगा, कुछ ना कुछ बात जोड़ेगा अपने दिमाग में रखने के लिए। तो 20, 17, 17, 20, बीच में लिख दो 26, 13, 26, 13। ठीक, यहां लिखो क्षेत्रफल, क्या लिखो, क्षेत्रफल, एरिया। ठीक, और इस पे क्या लिख दो, 18, क्षेत्रफल पे 18। क्या लिखा हमने, ये उत्तराखंड का देश में स्थान, क्षेत्रफल में कौन सा है, 11 की बात चल रही है। लेकिन इसमें ट्विस्ट आ गया थोड़ा सा, क्या कि 2 जून 2014 को भारत में एक नया राज्य बन गया, तेलंगाना। और तेलंगाना बनते ही हमारा जो नंबर क्षेत्रफल में था वो एक स्थान नीचे हो गया, जनसंख्या में भी एक स्थान नीचे हो चुका। लेकिन हमने पिछले कई सालों में ये बात चेक कर ली कि बनने के बावजूद भी इसे उसने मेंशन ही नहीं किया है बिल्कुल भी। वो जब भी क्वेश्चन आया है उसने 21 नंबर ऑप्शन में दिया ही नहीं। उसे पता है कि आंकड़े 11 के हैं और 11 जनगणना है, उसमें था नहीं, तो हम इसके क्वेश्चन को ऐड नहीं करने का, अगली वाली में ऐड होगा। तो आपको पता हो बस, क्षेत्रफल में ये हमसे बड़ा है और कुल पॉपुलेशन में हमसे बड़ा है। यानी क्षेत्रफल में इसके बाद हम कहाँ आ गए हैं, 19वें पे, और कुल जनसंख्या में कहाँ आ चुके हैं, 21वें पे। लेकिन 11 में क्या थे, हमें वही ध्यान रखनी, आपको आइडिया होगा बस। ठीक क्या, तो क्षेत्रफल, कुल जनसंख्या में उत्तराखंड का देश में स्थान, उत्तराखंड का देश में स्थान कौन सा स्थान है, क्षेत्रफल में 18, कुल जनसंख्या में 20, 10 के वृद्धि दर में 17वां, जनसंख्या घनत्व में 26वां, लिंगानुपात में 13वां, लिंगानुपात में 13वां, साक्षरता में। अब साक्षरता में 3 बात ध्यान रखनी है। क्या बात है, एक साक्षरता है कुल, एक है पुरुष, एक है महिला। कुल, पुरुष, महिला। कुल में नंबर 17, पुरुषों में नंबर 13वां और महिलाओं में नंबर 20। वो कहीं तक घुमाए, आपको ना घूमने बस। ठीक, और नगरीकरण में नंबर कौन सा देश में हमारा, 20वां। अर्बनाइजेशन के अंदर हमारे पास नगरी बहुत कम है। क्लियर। अब क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना हमारा,
53,483 वर्ग किलोमीटर। समय होगा, आप पढ़ते हैं क्या, वर्ल्ड ज्योग्राफी, टॉपिक नया, ठीक, क्योंकि ये तो कल से बात चलनी पूरी पूरी, एक चार्ट के ऊपर ही ये सारा खत्म। एग्जाम से पहले कुछ भी करो, एक चार्ट जरूर देख के जाओ ये वाला, इसे देखते ही एकदम से 2 या 3 या कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन आपके तुरंत तैयार, क्योंकि ये फैक्ट, 2 बार इसे पढ़ो, किताब हटाओ, अपने आप ये चार्ट बना के दिखाओ जरा एक बार, इसमें आने वाले आंकड़े, ठीक क्या। आपकी जो पीडीएफ है ये सब भारत सहित लिख के दे रखे हैं बाकायदा, यहाँ भी हर चीज, ये रहा वो पूरा फोटो जो आपको लिख के दे रखा है, ठीक क्या। लेकिन आप 2 बार पढ़ने के बाद खुद लिखेंगे तो खेल खत्म बस। एग्जाम में बाहर से क्वेश्चन आने वाला, आपके याद है क्या, ठीक क्या। तो ये पीडीएफ में आपके पास अवेलेबल है। यही नहीं, इस मैप से एक्स्ट्रा भी डिटेल में, यहाँ के 10 के बजे, वहां हम एक का नाम ले रहे हैं खाली टॉप और बॉटम का, यहाँ पूरी पूरी लिस्ट 4-4, 5-5 कौन है, क्योंकि आजकल वो ऐसे उलझा रहा है आपको। पेपर हुआ कल यूपीपीसीएस का, और जो करंट अफेयर आ रखा हो कहाँ का, उत्तराखंड का सारा, ठीक, उत्तराखंड की SC/ST पॉपुलेशन और ये, ठीक। अब चलते हैं कहाँ, नया टॉपिक, कहाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी। अब ये टॉपिक जो एग्जाम होगा यूकेपीएससी का, उसमें आएगा, ग्रुप सी वाले से पूछ रहे हैं, लेकिन सिलेबस में दिया हुआ उन्होंने, ग्रुप सी वाले भी इसे पूछते हैं लेकिन सिलेबस में ये उनके नहीं, उनके सिलेबस में है भारत का भूगोल, लेकिन यूकेपीएससी के हर सिलेबस में है भारत व विश्व का भूगोल, ठीक है, जब आप पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं इस पे।